बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूरोट्रॉपिक्स हमने स्टार्ट किए हुए थे, काफ़ी सारे पॉइजन डिस्कस किए हैं, कोकेन डिस्कस कर ली, उसके बाद हमने नक्स वोमिका, कैनाबिस इंडिका वगैरह डिस्कस कर लिया। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, ये क्या होते हैं। ठीक है जी। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं, ये इनका मैकेनिज़्म हर चीज़ डिस्कस करनी है। जनरल रूल पहले बता दिया था कि टॉक्सी में कोई भी केमिकल, कोई पॉइजन डिस्कस करना है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्या चीज़ है। फिर ये बॉडी के अंदर एंटर कैसे होता है, कोई इंजेक्शन से होता है, इन्हेलेशन से होता है, कैसे होता है। फिर अगर कोई इसकी एक से ज़्यादा फार्म की और शक्लें हैं, वो कौन सी हैं। फिर ये बॉडी के अंदर जाके एक्शन करता है तो कैसे करता है। फिर इसकी वजह से बॉडी पे क्या इफेक्ट्स आते हैं। अगर बंदे की डेथ हो जाती तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या आती है, और अगर नहीं होती तो ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है, और इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, ये देखते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। पहले इसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी बताता हूँ, ये होते क्या। अब नाम से ज़ाहिर है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और उनमें स्पेसिफिक फास्फेट लगा हुआ। अब देखिए, नाम से ज़ाहिर है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड आर द कंपाउंड। सिंपल सी बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और स्पेसिफिक फास्फेट उनके ग्रुप अंदर लगा हुआ होगा। दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। ये ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं एज अ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्यों यूज़ करते हैं कि अक्सर जो टिड्डियाँ वगैरह या मतलब इस इंसेक्ट्स है ना, जो ये क्रॉप की यील्ड को कम करते हैं, तो हम कहते हैं कि क्रॉप को बचाने के लिए हम इन इंसेक्ट्स को किल करते हैं बाय द इंसेक्टिसाइड। और वो जो इंसेक्टिसाइड केमिकल यूज़ होते हैं ना, वो ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड होते हैं। अब इनका केमिकल स्ट्रक्चर होता क्या है। अब देखिए, हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेजर दो क्लासिफिकेशन है, दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं हम। एक होते हैं एरोमेटिक और एक होते हैं एलिफेटिक नॉर्मली। ठीक है। जब एलिफेटिक हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पकड़ा, एक पकड़ा एरोमेटिक, इसका हमने टर्मिनल हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोकार्बन है ना, तो हमने इसका टर्मिनल हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया ना, तो रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन से? अल्काइल रेडिकल बनते हैं अगर एलिफेटिक कंपाउंड का टर्मिनल हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें। अगर एरोमेटिक कंपाउंड का HN रिमूव कर दें तो रिजल्टिंग अराइल रेडिकल बनते हैं। अब जो HN हमने रिमूव किया तो पीछे एलिफेटिक और अराइल गुस्से हो जाएंगे कि हमें टर्मिनल H क्यों निकाला। हम क्या करते हैं, टर्मिनल H निकाल के उसकी जगह फास्फेट लगा दें। फास्फेट लग जाए तो ये क्या बन जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। ऑर्गेनो वाला पोर्शन कहाँ से है, वो तो अराइल पोर्शन होगा या एलिफेटिक का से अल्काइल पोर्शन होगा। लेकिन जो टर्मिनल उनका H निकाला उसकी जगह पे फास्फेट लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। अब देखते हैं ये बॉडी में एंटर कैसे होता है। एंटर होता है इंजेक्शन से, कुछ गोलियां खा लेते हैं लोग। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इन्हेलेशन, फ्यूम्स की फॉर्म में चला गया। नंबर 3, स्किन ब्रोकन है, स्किन से एब्जॉर्ब होकर भी जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी फाटल डोज की। फाटल डोज डिपेंड करती है कि किस तरह का केमिकल यूज़ किया, कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया, और फाटल पीरियड भी विदिन 2-3 आवर्स होता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये बॉडी के अंदर जाता है तो जाके करता क्या है। अब असल में क्या होता है कि ये शरारत की जड़ ये फास्फेट ग्रुप होता है जो इस ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड में होता है। ये करता क्या है, ये जाता है चुप करके अपना फास्फेट ग्रुप एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को देता है। जब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के साथ फास्फेट लग जाता है ना, तो एसिटाइलकोलिन की एस्ट्रेज की एक्टिविटी हैम्पर हो जाती है। लेकिन ये एक्टिविटी हैम्पर होती है, ये फास्फेट जो जुड़ा है अल्काइल ग्रुप के साथ, ये 2-3 घंटे के लिए जुड़ेगा। अगर हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी है 2-3 घंटे के अंदर, तो हम इसको फास्फेट को उतार के दोबारा एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज की एक्टिविटी को बहाल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा लेके आए पॉइजनिंग का कि जी उसने सुबह 6 बजे गोलियां खाई तो 1:30 बजे लेके आ रहे हैं, तो अब उस टाइम पे क्या होगा कि जो फास्फेट परमानेंटली ब्लॉक कर चुका है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को, अब जो मर्जी कर लें, अब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज की एक्टिविटी बहाल नहीं होने वाली। दिस इज़ कॉल्ड एजिंग। एजिंग के लिए वाइवा क्वेश्चन टाइम होता है 2 to 3 आवर्स। अगर 2 to 3 आवर्स के अंदर ट्रीट कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ एजिंग हो गई तो जो मर्जी कर लो, इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। ठीक हो गया एजिंग का कंसेप्ट पहला। दूसरी बात, अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जब एक्टिविटी कम होगी तो एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। और हमें पता है एसिटाइलकोलिन तो 3 तरह की जगह पे बाइंड कर सकता है, मस्करीनिक रिसेप्टर पे, निकोटिनिक रिसेप्टर पे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो 3 तरह के इफेक्ट आएंगे। अब बजाय इसके कि मैं पहले निकोटिनिक इफेक्ट बताऊँ, मस्करीनिक, हम सिस्टम वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या क्या इफेक्ट करते हैं। अब एक बात वाइवा क्वेश्चन के लिए याद रख लें, जब भी मस्करीनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है तो मस्करीनिक रिसेप्टर ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल। तो इनवॉलेंट्री एक्शन जितने बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन की वजह से, वो क्यों आ रहे होते हैं, ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन होता मस्करीनिक रिसेप्टर। और वॉलेंट्री मसल जो होते हैं ना, जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, उस पे स्केलेटल मसल पे मेनली कौन से रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक। तो जो वॉलेंट्री इफेक्ट्स आ रहे होते हैं वो किस वजह से आ रहे होते हैं, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द निकोटिनिक रिसेप्टर। यहाँ तक बात डन हुई। चले जी, अब देखते हैं इफेक्ट्स क्या आते हैं। पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मसल कहाँ पे होते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में। जब उनके स्मूथ मसल होंगे उन पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, सांस लेने में तंगी, नंबर 1। और उसके अलावा ग्लैंड्स जो हैं ब्रोंकाई में, ट्रेकिया में, उन ग्लैंड्स की
कंट्रोल किस तरह होता है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक कंट्रोल होता है ना उनका ज़्यादातर, यानी कि कोई भी पैरासिम्पैथेटिक ड्रग मिलेगी तो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो वो म्यूकस पैदा करना ज़्यादा शुरू कर देंगे। एक तो ल्यूमन नैरो हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, दूसरा सिक्रीशन भी बढ़ गई, म्यूकस बढ़ गया, तो अल्टीमेटली ल्यूमन और तंग हो जाएगा, सिक्रीशन इंक्रीज, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से वीजिंग होगी, डिस्निया होगा, चेस्ट टाइटनेस और चेस्ट पेन भी हो सकती है। ये 4-5 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड का। अब आते हैं जीआईटी के, हमें पता है कि स्मूथ मसल सारे के सारे जीआईटी के जो होते हैं वो M3 रिसेप्टर होते हैं उन पे, और उन पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा तो पेरिस्टालसिस बढ़ जाएगी, स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे, और जो सिक्रीशन है जीआईटी की वो बढ़ जाएंगी। नंबर 2, अब देख लेते हैं जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। प्रोस्टेट रिलैक्स हो जाएगा, जो ब्लैडर है उसकी टोन बढ़ेगी मसल की, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो यूरिनेशन होगी, यूरिनेशन है डेफिकेशन है, ये हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं सेंट्रल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मेनली पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हार्ट के ऊपर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, यानी इम्पल्स जो साइनोएट्रियल नोड से निकली थी वो बहुत स्लोली जाती है, अल्टीमेटली 1st डिग्री 2nd डिग्री 3rd डिग्री तक हार्ट ब्लॉक हो सकता है। इसके बाद अब हमारे पास जो होते हैं ना ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, ये होते हैं लिपोफिलिक, यानी कि लिपर सॉल्युबल, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा सकते हैं। तो वहाँ पे जाके किस जगह पे एक्ट करेंगे, अगर तो इन्होंने एक्ट किया है पैरामिडल सेल पे तो पैरामिडल इफेक्ट्स आएंगे। पैरामिडल इफेक्ट्स क्या होते हैं, फेसिकुलेशन, कॉन्ट्रैक्शंस, कन्वल्जेंस। अगर इन्होंने एक्स्ट्रा पैरामिडल सेल को अफेक्ट किया तो ट्रेमर्स और कोरिया वगैरह हो सकते हैं। अगर इन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह जाके सेरिबेलम को अफेक्ट किया है तो इसकी वजह से क्या आएगा, वर्टिगो हो जाएगा। उसके अलावा रेस्टलेसनेस हो जाएगी, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें आ जाएगी इसके अंदर, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो आईज़ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, आईज़ के ऊपर ये है कि स्लेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, मियोसिस हो जाती है, ब्लरिंग ऑफ द विजन होती है, और उसके साथ साथ क्या होता है, पोरफायरिन का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है डेल्टा अमाइनो लेवलिनिक एसिड की एक्टिविटी को स्टॉप करने की वजह से, जिसकी वजह से पोरफायरिन के मेटाबोलाइट्स जो टीयर्स में आ रहे होते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो टीयर है वो ब्लैक कलर के होते हैं, दीज आर कॉल्ड क्रोमोजेनिक टीयर्स। ये टिपिकल फीचर वाइवा क्वेश्चन, क्रोमोजेनिक टीयर्स आर द फीचर ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग। उसके अलावा जनरली सारी सिक्रीशन, लैक्रिमेशन बढ़ेगी, एपोक्राइन सिक्रीशन, ग्लैंड की सिक्रीशन बढ़ेगी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, डेफिकेशन, यूरिनेशन हो रही होगी, ठीक है जी, ये सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे। क्रोमोजेनिक टीयर्स आएंगे, हार्ट रेट डिक्रीज हुआ पड़ा होगा, फीबल पल्स है, ठीक है। उसके अलावा ट्विचिंग है, कन्वल्जेंस है, फेसिकुलेशन है, ये सारे इफेक्ट्स इसके आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ट्रीटमेंट में सिंपल, पहले तो डीकंटेमिनेशन करनी है, अनएब्जॉर्ब्ड को निकालना है, ठीक है, और जो बॉडी उसको बंदे को क्लॉथ वगैरह पे गिरा, क्योंकि स्किन से एब्जॉर्प्शन होती है तो उसको उतार देना है। जिस इन्वायरमेंट में था जहाँ उसने खाई है, कहीं गिरा पड़ा तो उठा के उसको सही जगह पे लेके जाना है, ताकि फर्दर एब्जॉर्प्शन से ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड से पॉइजनिंग ना हो। ये 3-4 चीज़ें देख ली। उसके बाद करते हैं एट्रोपिनाइजेशन, यानी कि एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन देंगे 5-5, 10-10 मिनट तक, अनटिल और अनलेस क्या इफेक्ट ना आने शुरू हो जाए कि जो सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही थी वो सिक्रीशन कम होनी शुरू हो जाए, मुँह खुश्क होना शुरू हो जाए, लैक्रिमेशन थोड़ी सी देर के लिए रुक जाए। जब ये रुक जाएगी तो उस टाइम पे हम एट्रोपिन देना बंद कर देंगे। तो एट्रोपिनाइजेशन, गैस्ट्रिक लिवाज कर सकते हैं। उसके अलावा कार्डियक स्टिमुलेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि हार्ट रेट डिक्रीज़ हुआ होता है ना, तो लेकिन हार्ट रेट जस्ट इंक्रीज़ करना अबव 100, ग्रेटर देन 150 नहीं करना कि पर्सन बजाय उल्टा ठीक होने के वेंटिकुलर फिब्रिलेशन या कार्डियक अरेस्ट में ना चला जाए, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर सिक्रीशन ने ट्रैकिया ब्लॉक की पड़ी तो ट्रैकियोस्टमी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है, अब इतनी ज़्यादा सिक्रीशन बड़ी होती है ना, तो एक्सेसिव पर्सपिरेशन से पर्सन में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोवोलीमिया 2 वजह से हो सकता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट की वजह से वेजल की टोन कम हो जाती है, वेजोडाइलेशन की वजह से, और दूसरा क्या होता है कि फ्लूइड लॉस की वजह से, जिसकी वजह से रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं। ये सारी हमने ट्रीटमेंट देख ली। अब पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या होती है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में जब बंदा मर गया, एक्सटर्नली क्या होगा, बॉडी सारी साइनोज होगी, क्योंकि हाइपोक्सिया हो जाता है ना बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन प्रॉपर डिसोसिएट नहीं हो रही होती, मसल कॉन्ट्रैक्टेड पड़े होते हैं, रेस्पिरेटरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइनोस हो जाएगी बॉडी, नंबर 1। साइनोसिस के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। साइनोसिस के अलावा और स्मेल आ रही होती है मुंह से, किस तरह की, गार्लिक लाइक स्मेल, ये एक्सटर्नल है। इंटरनली अगर हम देखें, ट्रैकिया में फ्रोथ पड़ा होगा, ट्रैकिया में म्यूकस बड़ा पड़ा होगा, ट्रैकिया में ब्लड हो सकता है, मिल सकता है, हाइपरीमिया ऑफ द लंग मिल सकता है, एडिमा ऑफ द लंग मिल सकता है, एडिमा ऑफ द ब्रेन मिल सकता है। उसके अलावा पर्टिकुलर हेमरेजेस ऑन द मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर वगैरह पे मिल सकते हैं। ये सारी पोस्टमार्टम फाइंडिंग है। अब इसकी फॉर्म की बात कर लेते हैं। फॉर्म इसकी डिफरेंट हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं। टेट्रा इथाइल पायरोफॉस्फेट, हेक्सा इथाइल पायरोफॉस्फेट, ऑक्टा मिथाइल पायरोफॉस्फेट। अब वाइवा क्वेश्चन है कि टेट्रा इथाइल पायरोफॉस्फेट
सारे इफेक्ट वही करता है जो ऑर्गेनोफॉस्फेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें इसका एक इफेक्ट एडिशनल होता है, वो होता है डीमिथाइलेशन। ठीक है जी, डीमिथाइलेशन ऑफ द नर्व फाइबर्स ये काज कर देता है। अब मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है कि एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है अक्सर, मतलब स्प्रे वगैरह किया, बंदे को पता नहीं चला, फ्यूम्स के थ्रू गया तो बंदे को पॉइजनिंग हो गई। हैंडलर्स जैसे कि फार्मर्स वगैरह वो यूज़ करे होते हैं तो स्प्रे के दौरान खुद शिकार हो सकते हैं इसका। सुइसाइडल के लिए नौजवान लड़के लड़कियाँ खा लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसको ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो इसमें ये कि एक्सीडेंटल हो सकती है। ठीक है जी, और कभी कभी डीनेचुरेशन में यूज़ करते हैं, अल्कोहल में मिक्स करते हैं ताकि ये पिया लगे। और हाँ, ट्रीटमेंट में एक चीज़ ये कि पॉजिटिव प्रेशर ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं ताकि हाइपोक्सिया ट्रीट करें।